We at Pranabhisay Gurukul welcome you all for yet another podcast on one of a very interesting topic, that is Ayurveda neurology. Again with our beloved वैद्य मुरली मनोहर सर. तो प्रीवियस पॉडकास्ट में सभी को सर के थॉट्स ऑन न्यूरोस्पाइन डिसऑर्डर्स बहुत पसंद आए थे, इसीलिए हमें सर को दोबारा लाना पड़ा ऑन अनदर टॉपिक, दैट इज आयुर्वेदिक न्यूरोलॉजी. आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी क्वेरीज थी रिगार्डिंग लास्ट पॉडकास्ट, इसीलिए हमें दोबारा से आज ज्वाइन होना पड़ा है. तो आज आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, वो भी एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट हम लोग लेने वाले हैं. सो मेक श्योर आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें. और वैसे भी सर का नॉलेज हम सबको हमेशा बांध के रखता है, तो मुझे नहीं लगता मुझे ये बोलने की बात है. तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम सर. तो सबसे पहले तो सर, जैसा कि आज का टॉपिक है आयुर्वेदिक न्यूरोलॉजी, तो क्या हम इसको आयुर्वेद में शिरो रोग से सबसे पहले तो कंपेयर कर सकते हैं या कोरिलेट कर सकते हैं क्या? सर मैं ये जानना चाहूंगी. आयुर्वेद में जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं एक्चुअल में दोषों के आधार पे करते हैं, लेकिन हाँ, यदि हमें केवल जो आधुनिक शास्त्र का न्यूरोलॉजी है उसको समझना होगा तो दोष धातु और मल तीनों का सहारा लेते हुए शिरोरोग आप बोल सकते हो, क्योंकि व्याधि मुख्यतः शिरोरोग या स्पाइन में होता है, तो उसे आप बोल सकते हैं इस तरीके से. ओके सर. और सर आप भी अग्री करेंगे कि आजकल हमारे आसपास न्यूरो के इतने सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि हर तीसरे इंसान को कोई ना कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है. तो ऐसा हो क्यों रहा है? इतने ज्यादा न्यूरो केसेस इतने कुछ समय में ऐसा क्या हुआ कि बढ़ते जा रहे हैं? नमस्कार. भगवान श्री धन्वंतरी को हम सभी प्रणाम करके आज के पॉडकास्ट को स्टार्ट कर रहे हैं. प्रश्न जो आपका है कि आजकल इतने सारे केसेस न्यूरो के क्यों मिल रहे हैं, तो यदि आप न्यूरो को शिरोरोग समझोगे तो अपने पास दो अध्याय हैं जो चरक संहिता में आप देखोगे, तो एक है त्रिमर्मी अध्याय और एक है त्रिमर्मी सिद्धि अध्याय. अब आप जाकर इस अध्याय में देखिएगा कि ये तीनों मर्म यानी कि मस्तिष्क, हृदय और हमारा किडनी या वृक्क या बस्ती, इसमें होने वाले जो बीमारी हैं इसके मूल कारण क्या है, तो वहां आपको एक सूत्र मिलेगा कि वेगावरोध या उदावर्त. उदावर्त होगा फिर वेगावरोध होगा, या अपान वायु प्रतिलोम होगा फिर वेगावरोध होगा, फिर उससे बीमारी होगी. यानी कि ऐसे हेतु, जैसे आप वर्क कल्चर बढ़ रहा है, लोगों का स्टाइल बदल रहा है, तो हम जितने इजी और कंफर्ट वे में गांव में रहने वाला व्यक्ति अपने वेगों को रिलीज कर देता है, शहर में रहने वाले लोग या सोसाइटी में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं इसको होल्ड करते हैं. और इसके कारण बॉडी के अंदर विकृति आती है. और साथ ही साथ आज के डेट में इतने हेतु बदल गए, सिद्धांत तो वही है, हेतु के तरीके बदल गए और इससे बीमारी होती है. जैसे पूर्वावात, हमारे यहाँ बोला गया कि पूर्व की जो हवा होती है वो वात प्रकोप करने वाली है. पूर्व मतलब ये नहीं कि जो पूरब से हवा आ रही है. यदि हम एसी में बैठे हुए हैं या कार में बैठे हुए हैं और एसी से हवा चल रहा है, वो भी पूर्ववात की तरह ही है. उसकी सारी संप्राप्ति हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो पूर्ववात के समान करेगा. तो अब हेतु हम बहुत सारा अपने साथ कैरी कर रहे हैं, तो फिर व्याधि तो होना ही है और इन्हीं कारणों से व्याधि हो रहा है. ओके सर. और फिर वही बात आ जाती है, क्या आयुर्वेद में इसका एक अच्छा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अवेलेबल है? क्या हम आयुर्वेद से न्यूरो की डिसऑर्डर्स ठीक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल. हमें ऐसा नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी बीमारी जो है उसको आयुर्वेद ट्रीट नहीं कर सकता, उसको ठीक नहीं कर सकता. यदि वो असाध्य है तो उसमें भी कुछ ना कुछ चिकित्सा का लाभ होता है. साध्य है, सुख साध्य है, कृच्छ साध्य है, जैसे भी रोग का कंडीशन है उसके हिसाब से यदि हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं और सही से तरीके वाला, ऐसा नहीं कि किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट हमने न्यूरो का उठा के लिख दिया या किसी कंपनी का कुछ सुना वो लिख दिया, वो नहीं. जो सैद्धांतिक आयुर्वेद है, क्योंकि जब हम तरीके से आयुर्वेद में चलते हैं तो हम भ्रमित नहीं होते. और नहीं तो क्या होता है, किसी प्रोडक्ट, किसी नाम, किसी कंपनी, किसी तरीके या किसी के प्रिस्क्रिप्शन को यदि हम कॉपी करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें आयुर्वेद का एसेंस नहीं रह जाता और इसके कारण वहां असफलता आ सकती है. पर यदि आप सिद्धांत को समझ गए, बीमारी कोई भी हो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से क्योर कर पाते हो और ठीक कर पाते हो. और न्यूरो की होने वाली बीमारी ऐसा नहीं कि बहुत दुरूह है और एकदम अनक्योरेबल है और आयुर्वेद वाले ट्रीट नहीं कर सकते. हम बिल्कुल ट्रीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आते हैं. और सबसे मजे की बात, यदि आप आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रहे हो तो
कई जगहों का घुमा हुआ केस आपके पास आएगा और आपके ट्रीटमेंट से ठीक होगा यदि आपने सही तरीके से अपना अप्रोच लगाया तो। सर आपने एक बात कही कि अगर हमें सिद्धांत आता है तो हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पर अगर हमें जैसे कोई न्यू वैद्य है और उसको सिर्फ एक फर्स्ट एड के तरीके से अगर शिरोरोग में उसको कोई मेडिसिन देनी है, तो जैसे हम एलोपैथी में बीटा हिस्टीन दे देते हैं, तो आयुर्वेद में क्या ऐसा कोई फर्स्ट एड के तरीके से बिना सोचे समझे या विचार किए अगर हमें कोई दवाई देनी हो, तो क्या ऐसी कोई मेडिसिन अवेलेबल है? देखिए, जैसे बीटा हिस्टीन किस चीज़ की दवा है? कि चक्कर आता है, भ्रम आ रहा है और हमने देना है, तो हमने उसे उठा के दे दिया, क्योंकि वो वर्टाइगो को कम करने वाला है। अब ऐसे यदि आयुर्वेद में केवल कल्प बेस्ड हम ट्रीटमेंट करना चाहें कि यार मुझे कुछ पता होना चाहिए, जैसे फर्स्ट ईयर में हमारी इच्छा होती है, पेट दर्द के लिए दवा पता होना चाहिए, सर दर्द के लिए पता होना चाहिए, घुटने दर्द के लिए पता होना चाहिए। तो वहाँ जो दवाइयाँ हम देंगे, वो दवाइयाँ काम करती हैं, एकदम 100% करेंगी, लेकिन कई बार क्या होता है कि संप्राप्ति में हम चूकते हैं। जैसे किसी को चक्कर आ रहा है, आपको डायग्नोसिस नहीं करना है, सर्वाइकल से हो रहा है कि ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है या पित्त बढ़ा हुआ है, आप उस पेशेंट को जटामांसी, धमाशा और निशोथ, निशोथ ये 3 दवाइयाँ हैं। निशोथ है, जटामांसी है और धमासा है, ये आप मिक्स करो, पेशेंट को दो। इसके काढ़े दे सकते हैं, इसका चूर्ण दे सकते हैं। इसको आप दीजिएगा तो आप देखिएगा कि ऑलमोस्ट आपके 80% केसेस के जो चक्कर आने का या जो भ्रम का या जो वर्टाइगो का प्रॉब्लम है, वो कम हो जाता है। लेकिन यदि आप थोड़े से संप्राप्ति को देख कर के चलते हो और संप्राप्ति को ब्रेक कर देते हो, तो इस दवा की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको क्योर कर ले जाओगे। अदरवाइज़ यदि आप सिर्फ़ एलोपैथी की तरह ही जैसे आप रोज़ उठ के पेंटोप्राज़ोल खा रहे हो, तो कुछ होना चाहिए आयुर्वेद में। या जो पेशेंट को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या कई बार चोट लगने के बाद उनको वर्टाइगो की प्रॉब्लम है और इतना कुछ हमें नहीं पता, मेरी क्लिनिक मिक्सोपैथी वाली है, तो आप इस कल्प को यूज़ करो और आपको रिज़ल्ट आएँगे। और ऐसे बहुत सारे कल्प हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे प्रमेय देखें तो निशा अमल की दे दो। अब वहाँ आपको नहीं डिसाइड करना है कि वातज है कि पित्तज है, कफज है, द्वंद्वज है, सन्निपातज है या वात पित्तात्मक है, कफ पित्तात्मक क्या है वो नहीं डिसाइड करना है। ये कल्प काम करते ही हैं। हाँ, यदि आपकी डायग्नोसिस, आपका हेतु बहुत अच्छा है, तो आप इससे बहुत अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हो। अदरवाइज़ थोड़े कम आएँगे लेकिन आएँगे तो ज़रूर और आते ही हैं। तो जैसे आपने कुछ जटामांसी वगैरह बताई, ऐसे ही शीर्षूल वज्र रस भी आता है, तो इसको भी क्या हम ऐसे ही यूज कर सकते हैं? देखिए, सीधा सुलादी वज्र रस जो है उसमें उसके मेन इंग्रीडिएंट गुग्गुल है। और गूगल होने के कारण कफ बात पे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। यदि लेकिन पित्त प्रोमिनेंसी है, तो फिर थोड़े कम देते हैं। तो बहुत आप यदि अब नहीं समझ में आ रहा है सिलासुलादी वज्र रस और साथ में एक पित्तांतक योग यानी पित्तांतक में आप मोती पिष्टि, प्रवाल पिष्टि कुछ भी ऐड करते हो, तो 200 के अनवाइलेंस से यदि प्रॉब्लम है, बहुत गूढ़ संप्राप्ति नहीं बनी है, तो रिजल्ट आ जाएँगे। लेकिन यदि हम लोग के पास सौभाग्य है कि वैद्य के पास सामान्य केस तो आता नहीं। जब दोष, व्यक्तावस्था, भेदावस्था करके एकदम सबसे लास्ट पहुँचता है, जब 5 साल, 10 साल माइग्रेन ट्रीटमेंट के बाद, पेशेंट का लाइफ अब नहीं चल पा रहा उन दवाइयों के भरोसे, तब हम लोग के पास आते हैं और उसमें भी ये कल्प काम करते हैं। जो आप साधारण कल्प का नाम ले रहे हो, शिरस्वलादि, वज्ररस, पथ्यादि, काढ़ा वगैरह, ये काम करते हैं। और आप शिरस्सूल में यदि इनका प्रयोग करोगे, तो 40% केस आपके ऐसे ही ठीक हो जाएँगे। बचे जो 50-60% केसेस हैं, उसके लिए आपको थोड़ी-सी संहिता का, थोड़े शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए और इसी अवगाहन के लिए हम लोग हैं। अवगाहन करेंगे, उसको सीखेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे और न्यूरो करना चाहो न्यूरो करो, किडनी डिज़ीज़ लेना है किडनी डिज़ीज़, हार्ट का ट्रीटमेंट करना है हार्ट का, कैंसर जिस बीमारी में आप काम करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आपको हमेशा आयुर्वेद की इन बेसिक चीज़ों का समझ है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। ओके सर। और सर इसी से ही मिलता जुलता एक टॉपिक आता है माइग्रेन। उसके भी केसेस आजकल काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो उसमें कैसा अप्रोच होना चाहिए, ट्रीटमेंट और संप्राप्ति, मतलब हमें किस डायरेक्शन में उसके बारे में सोचना चाहिए सर? देखिए माइग्रेन जैसा शब्द है। अब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं सर माइग्रेन है। तो पहली बात कि यदि पेशेंट आपके सामने किसी भी बीमारी का कोई भी नाम ले, चाहे वो आपके नोन हो या आपके अननोन में कोई भी बीमारी हो, पहली बात कि आपको उसकी बात को स्वीकार नहीं करना है, आपको अपने तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर लेना चाहिए कि एक्चुअल में माइग्रेन है क्या। जैसे किसी-किसी को कभी भी सर में दर्द होता है, हो सकता है भूख के कारण हो, किसी और कारण से हो, लेकिन पेशेंट आजकल सर दर्द को माइग्रेन ही बोल देता है। एक वेरीफाई करना है। दूसरा, माइग्रेन में देखना है कि जब ऑनसेट होने के पहले पेशेंट को पता चलना स्टार्ट कर देगा कि मुझे ऑनसेट होने वाला है। जब बीमारी पीक पर पहुँचेगी तो आप यदि उसको पेन किलर वगैरह दोगे तो टैप्रिक नहीं करता, तो तुरंत घटता नहीं है बीमारी।
तो ये सारी चीजें हैं और उसके बाकी सारे भी क्राइटेरिया हैं कि कब से हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको ध्यान में रखिए। एक बार आपका ये समझ में आ गया कि बीमारी कैसे, जैसे मैं आपको आज का उदाहरण दे रहा हूँ। आज मेरे क्लिनिक में एक पेशेंट थी, उनका 2 बार ट्रीटमेंट ले जा चुकी हैं, तीसरी बार मेरे पास आई थी। प्रॉब्लम ये था उनका कि माइग्रेन और कॉन्स्टिपेशन 2 ही प्रॉब्लम था उनका। कॉन्स्टिपेशंस के लिए भी मेडिसिन्स दे रहे थे, माइग्रेन के लिए भी दे रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा था। आज सडनली जब उनसे बात हुआ, मैंने पूछा कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1 साल पहले से हो रहा है, 1 साल पहले से हो रहा है। आज बता रही है कि जब वो प्रेग्नेंट थी और 8वें महीने में बच्चा उनका खराब हो गया और बच्चा 2-3 दिन तक गर्भ में रहा, फिर वो बाकी प्रक्रिया से उसको ठीक किया गया, वो ठीक हो गया। वो प्रक्रिया ठीक होने के बाद यानी कि हमारा जो बच्चा डेथ कर गया गर्भाशय में, उसको बाहर निकाल दिया गया, उसके कुछ समय के बाद से बीमारी ऑनसेट हुई। अब इस माइग्रेन को आप सिरस्वरादिवज्र से नहीं ठीक कर सकते। इसको ठीक करने के लिए आपको सूति का परिचर्या में चलना होगा, जो हम लोग मक्कल सूल की ट्रीटमेंट वगैरह वहाँ पे करते हैं, प्रताप लंकेश्वर रस वगैरह यूज़ करते हैं। वो ट्रीटमेंट यहाँ काम करेगा और पेशेंट को फ़ायदा होगा। और यदि हम सिर्फ़ माइग्रेन को समझ करके पथ्यादि काढ़ा दे दें, वज्र रस दे दें, गोदंती दे दें, माक्षिक दे दें, तो ये कल्प नहीं काम करते हैं। तो हेतु देख लो, निदान कब से किस तरीके से उसका एक्सप्रेशन हो रहा है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट है। और इस तरीके से आप करोगे तो बिल्कुल ठीक होता है माइग्रेन। उनका ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं ठीक होने वाला है। पर माइग्रेन को माइग्रेन नहीं, उसको शिरसूल समझकर ट्रीट करो, ट्रीट हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था ये, एंड आई एम श्योर काफी सारे वैद्यों का ये क्वेश्चन सॉल्व भी हुआ होगा। ऐसे ही एक वैद्य है सर हमारे साथ, वैदेही जी, वो गुजरात से हैं। उनका भी एक प्रश्न है कि हाइड्रोसिफेलिस को क्या सूर्यावर्त से कंपेयर करके उसको सूर्यावर्त समझकर क्या उसकी चिकित्सा की जा सकती है, या हमें कोई और डायरेक्शन में सोचना चाहिए? अब देखिए, जैसे आपने बताया कि हाइड्रोसिफेलिस को सूर्यावर्त समझें। ये आपको इसलिए विचार आया होगा कि जब फ्लूइड ब्रेन के अंदर बढ़ा और वो प्रेशर बढ़ाया तो पेशेंट को दर्द होता है। ये कंडीशन होता है हाइड्रोसिफेलिस में। सूर्यावर्त का क्या एक्सप्लेनेशन है कि जैसे-जैसे सूरज बढ़ेगा, यानी सुबह में बीमारी कम, जैसे-जैसे सूरज बढ़ रहे हैं वैसे-वैसे दर्द बढ़ता जाएगा और दर्द शाम के समय में क्रमशः कम हो जाएगा। अब आप यहाँ आयुर्वेदिक संप्राप्ति देखोगे तो उसमें ये बात बताया जाता है कि जो पेशेंट है हमारा, उसका मज्जा धातु का विलयन होता है मस्तिष्क के अंदर। लेकिन यदि ऐसा संप्राप्ति आप समझो कि यदि वो ब्रेन के अंदर चीजें मेल्ट हो रही हैं, तो एक समय के बाद तो वो सब कुछ ब्रेन ही डिसॉल्व हो जाना चाहिए, बट ऐसा तो होता नहीं है। तो सूरजावर्त और हाइड्रोसिफेलिस दोनों अलग-अलग तरह की बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां आयुर्वेद में जो एक्सप्लेन की गई हैं, उसको उसके लक्षण और उसके मिजाज से ही उसको आप समझ सकते हैं। उसको मॉडर्न से आपको कंपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप करना चाहोगे तो आपको दिक्कत होगा। जैसे सूरजावर्त में सिर जो है वो प्राणव, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये जो हैं ये सारी चीजें संबंध रख रही हैं सूरजावर्त से। वात और कफ और कभी-कभी पित्त इसमें इन्वॉल्व होता है। और इसके साथ-साथ आप देखोगे कि जब सीएनएफ या सीएसएफ बढ़ जाता है पेशेंट का, तो वेदना होती है और ये सूरजावर्त से अलग लक्षण रखते हैं। यानी सूरजा जैसे सीएनएफ या सीएसएफ जब बढ़ रहा है पेशेंट का और जो डिजीज बनती है उससे सूरजावर्त के लक्षण अलग होते हैं। यानी दोनों बीमारी का जब कम सिम्पटम्स अलग हैं, जब लिंग अलग हैं, तो फिर एक बीमारी नहीं हो सकती है। तो उसका ट्रीटमेंट हमें उस तरीके से नहीं करना है। मार्गावरोध संप्राप्ति बनती है हाइड्रोसिफेलस में, तो जब भी आपको ट्रीटमेंट करना होगा, तो आपको मार्गावरोध संप्राप्ति को भंग करना होगा। जो आवरण के अधिकरण है, उसको भंग करना होगा, तो हाइड्रोसिफेलस ठीक होगा। और सूरजावर्त एक क्लासिकल डिजीज है, जो सन के बढ़ने के साथ बढ़ता है, सन के घटने के साथ घट जाता है। और इसमें आपके आयुर्वेद की जो ट्रीटमेंट हमें करनी होती है, उसमें दुष्ट रक्त का और वात का ट्रीटमेंट आपको मुख्य रूप से करना होता है। रक्त धातु और आपका उसमें वात, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। इसकी चिकित्सा करिए, घृतपान कराइए पेशेंट को, उसमें उसको लाभ होता है। और इसके साथ-साथ उसमें जो अग्निकर्म है, उसके रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। अग्निकर्म कैसे करना होता है, आप समझो अभ्यंग कर दो। अभ्यंग करने के बाद जो सस्नेह अग्निकर्म होते हैं, वो आप वहाँ पे कर सकते हो पेशेंट को और उससे उसको लाभ होता है। तो यहाँ मज्जा के द्रवीभूत होने को हाइड्रोसिफेलिस के रूप में कंसीडर ना करें। दोनों अलग-अलग बीमारी है और दोनों का ट्रीटमेंट अलग-अलग तरीके से होता है।
जो आपका हाइड्रोसिफेलस का क्वेश्चन था, उसमें मज्जा, रक्त धातु, पित्त ये मुख्य रूप से इन्वॉल्व होते हैं। तो उसका आप ध्यान रख कर ट्रीटमेंट करिएगा तो आपको फायदा होगा। उसमें आप पीछू धारण कराओ, जलोका का प्रयोग करो, अपामार्ग तंडुल का या विडंगादि योग का प्रयोग करिए। शतावरी सिद्धनस्य वगैरह आप दोगे तो वो उस कंडीशन में फायदा करता है जहां पर हाइड्रोसिफेलस या CSF CNF ये सब बढ़े हुए हैं। इस तरीके से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। आई होप वैद्य जी को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा सर। और जनरल प्रैक्टिस में कई बार हमें आयुर्वेद में पेट के रोगी उनकी समस्या काफी देखने को मिलती है। तो अगर हम कोई भी प्रैक्टिस करें, एक चीज जो हमें अच्छे से आनी चाहिए वो है कि हम पेट के डिसऑर्डर्स, अगर किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल हो उसको कंफर्ट प्रोवाइड कर सकें। तो कई बार बहुत सारी मेडिसिन देने के बाद भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या लोगों का मेडिसिन मतलब देने से भी उनका पेट साफ नहीं होता, तो पेशेंट बहुत अनसेटिस्फाइड हो जाता है। तो उस केस में हमें कैसे विचार करना चाहिए सर? ये जो प्रॉब्लम आप बता रही हैं, खास करके पढ़े लिखे लोगों के बीच में ज्यादा पाया जाता है, जैसे प्रोफेसर हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, इन लोगों को होता है। अब ऐसे केसेस में एक बार प्रश्न करना चाहिए पेशेंट से, या पेशेंट कभी बता देता है भैया आपके हमसे पहले कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लिए। तो पेशेंट ने बताया कि सर मैंने 2500 जगह ट्रीटमेंट ले लिया, 30 जगह ट्रीटमेंट ले लिया, मैंने यहाँ लिया वहाँ लिया, कम से कम 10 जगह का नाम पेशेंट गिना रहा है। इसका मतलब ये है कि सारे डॉक्टर बेवकूफ नहीं थे। ऐसा नहीं है किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा, या इतने लंबे समय से वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो सारी दवाइयां निष्फल होंगी। इट मीन्स ये है कि जो पेशेंट को प्रॉब्लम बन रहा है वो प्रॉब्लम पेट का नहीं है, वो प्रॉब्लम उसके मन का है। और कोई डॉक्टर मतलब पेशेंट ऐसा नहीं इसको पेट में कब्जियत है तो चला जाए दिमाग के डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। ऐसा रेयरली ही कहीं होता है। कोई साइकेट्रिस्ट जाके मिले कि भैया मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, या किसी को घुटने में दर्द होता है कोई जाके साइकेट्रिस्ट से मिले, ऐसा नहीं होता है। तो वैसे में क्या है कि उसको अब जो ट्रीटमेंट की आवश्यकता है आपको, वो साइकिक ओरिजिन की मेडिसिन चाहिए। और आयुर्वेद में आप देखो ना, यदि आप सभी लोग वैसे जो रत्नावली खरीदे होगे तो वहां जाकर देखो एक बार, गदोद्वेग की ट्रीटमेंट दी हुई है। गदोद्वेग मतलब क्या है, बीमारी है नहीं, पेशेंट को फील हो रहा है। अब उस जमाने में लोगों ने कैसे एक्सप्रेस किया कि पेट में सांप घुस जाए और पेशेंट को लगे कि मेरे पेट में सांप चल रहा है, या मेरे कान में कीड़े घुस गए जो दिमाग के थ्रू पेट में चले गए, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। अभी क्या है, बीमारी को समझाने का तरीका बदलता है, बीमारियां वैसे ही रहती हैं। अब गदोद्वेग में क्या है कि अक्सर ये 45 के बाद के लोगों को होगा, पहली बात। दूसरा, हाईली असंतुष्ट होने वाले आदमी है, उनको संतुष्टि होगी नहीं। उन पे कोई भी कल्प दे दो, जैसे मैंने कई बार पेशेंट को देखा जब स्टार्टिंग में इस तरह के ज्यादा पेशेंट आते थे, तो कि उनको आपने इच्छा वेदी भी दे दिया तो भी पेट साफ नहीं हो रहा है। उनके पेट के अंदर रुक्षता दिखा और रुक्षता के लिए आपने फणित वगैरह का कल्प दिया तो भी उनको फायदा नहीं हो रहा है। घृतपान करा रहे हैं तो भी फायदा नहीं हो रहा है। रुक्षण कर रहे हैं तो भी फायदा नहीं हो रहा है। अंधत्व नचार चूर्ण अश्वकंचुकी वगैरह देने पे भी उनको फायदा नहीं हो रहा। अब ऐसे में तो उस समय जब प्रारंभिक प्रैक्टिस थी तो मैं निराश होता था। बाद में जब ये समझ में आने लगे तो अब आप गदोद्वेग की जो चिकित्सा है उसका आप प्रयोग करोगे तो फिर वहां आपको रिजल्ट मिलता है। तो ये आयुर्वेद में जो सूत्र चारों तरफ फैले हुए हैं ना, इनको गुथना, इनको एक साथ पिरो लेना, ये आवश्यक होता है हमें ट्रीटमेंट में अपने आप को सफल बनाने के लिए। और ये तरीके हमें अपने शास्त्र को बार बार पढ़ने से आता है, और उसको तरीके से जैसे बोलते हैं ना कि ये ऐसा शास्त्र है कि इसको जितनी बार पढ़ो उतनी बार आपको नई चीजें मिलेंगी, नए दृष्टिकोण मिलते हैं। और वो दृष्टिकोण डेवलप होने के बाद हमारा रक्त पित्त का चिकित्सा ज्वर में काम करता है, ज्वर की चिकित्सा हमारे अपस्मार में काम करता है। वो इंटरलिंक करने का जो सूत्रवत आयुर्वेद है उसका विस्तार करने का तरीका हम सीख जाते हैं और रिजल्ट आता है। जी सर। और सर जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके दिमाग में एक चीज फिट हो जाती है कि दवाई मतलब साइड इफेक्ट, क्योंकि इतनी सारी एलोपैथी दवाई खा के आता है तो उसको साइड इफेक्ट्स के भी काफी डर रहते हैं। और आयुर्वेद में शायद एक बार आने का रीजन ये भी होता है कि आयुर्वेद की दवाइयों के साइड इफेक्ट नहीं होते, ऐसा पेशेंट के दिमाग में होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि क्या सच में आयुर्वेद की दवाइयों के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते? देखिए, साइड इफेक्ट तो नहीं बोलेंगे, साइड बेनिफिट्स तो होते हैं। और कुछ हद तक यदि बोला जाए तो द्रव्य है, औषधि है, बॉडी के अंदर जा रहा है और मनमाने ढंग से जा रहा है, तो उसकी कुछ तो क्रिया हमारे बॉडी पर है, दोष धातु मल पर है। तो जब बिगड़ता है तो वही साइड इफेक्ट के रूप में आता है। जैसे आप समझो, किसी एक पेशेंट को स्किन डिजीज हुआ, कभी हुआ 2 साल पहले, 3 साल पहले,
और किसी डॉक्टर से उसने दिखाया, उसको डॉक्टर ने मंजिष्ठारिष्ट का काढ़ा पीने के लिए बोल दिया। अब वो पेशेंट और लंबे समय तक पीने के लिए भी बोल दिया, तो पेशेंट क्या करता है कि डॉक्टर को दिखाना बंद कर दिया और खुद से सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर दिया। अब यदि डेढ़ साल से या 2 साल तक लगातार ये मंजिष्ठारिष्ट यदि कोई फीमेल पी ले, तो उसको हर्सुटिज़्म हो जाता है, उसको दाढ़ियाँ आ जाएँगी, उसको मूँछें आने लगेंगे। वो दवाई का प्रभाव है, लेकिन वहाँ पेशेंट जो बीमारी लेकर आया, जो त्वचा रोग लेकर आया, उसके साथ-साथ ये उस औषधि का एक तरीके से गुण है, जो प्रोलॉन्ग टाइम तक यूज़ करने से आते हैं। तो वो दवा अपना प्रभाव दिखाता है और वही फिर आपके लिए साइड इफ़ेक्ट बन जाता है। जैसे कोई बहुत घी पी रहा है और पित्त का समन हो गया, फिर भी घी पी रहा है, तो अब क्या अग्निमान नहीं होगा? यानी पित्त बढ़ा तो हमने घृतपान किया, अब घृतपान अति मात्रा में करते चलेगा तो क्या होगा? वो आगे जाके नहीं पचेगा तो अग्निमांद हो जाएगा, अग्निमांद होगा फिर वहाँ पे आमदोष प्रकोप होगा, फिर वहाँ से तमाशा अलग तरह की स्टार्ट हो जाएँगी। तो दवाइयाँ कितनी दिन तक लेनी है, आहार है या औषधि है, इसका चयन होना चाहिए और फिर इसका यदि आप प्रिसाइज़ वे में यूज़ कर रहे हो तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। लेकिन सेल्फ मेडिकेशंस कर रहे हो या एक बार सुन लिए कि हाँ, ज़रूरी है और उसको आजीवन फ़ॉलो कर रहे हो, तो कई बार दिक्कतें आ जाती हैं और इससे पेशेंट को सफ़र होना पड़ जाता है। ओके सर। और सर, न्यूरो में हम कितना जेनेटिक इम्पैक्ट समझ सकते हैं? अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो कितने % चांसेस है कि आगे प्रोजेनी में भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं सर? ये न्यूरो के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं सर? बहुत हद तक चांसेस होते हैं। बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि जो वात व्याधि है या जो न्यूरो के डिज़ीज़ है जैसे ऑटिज़्म वगैरह कुछ हैं, ये आनुवांशिक करते हैं। वो जो हम लोग अभी बात कर रहे थे ना गदोद्वेग का, वो भी आनुवांशिक चलता है। यानी कि पापा को इस तरह का प्रॉब्लम था तो बच्चों में चला जाएगा और 40, 50 या 60 की उम्र में चला जाता है। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि कभी भी प्रजा स्थापन या जब भी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए तो जो आयुर्वेद का तरीका है, शोधन के बाद गर्भस्थापन करो और फिर मासानुमासिक चालू करो, ये आवश्यक हो जाता है वहाँ पर। क्योंकि अब आप देखो एक चीज़ समझो, कि कोई एक बच्चा है और गर्भ में है और गर्भ में छठे महीने में उसकी स्मृति का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। हम लोग पढ़ते हैं कि छठे महीने में बुद्धि का विकास होता है। बच्चे का जन्म हुआ, 2 साल या 3 साल के बाद हमारे पास आया और पता चला कि इसको ऑटिज़्म हो गया है। अब ऑटिज़्म हो गया मतलब क्या होगा, जो छठे महीने में काम होना चाहिए था, जो बुद्धि का विकास होना चाहिए, वो नहीं हो पाया। तभी तो पेशेंट को बुद्धि के कमी के कारण ये प्रॉब्लम बन रहा है। तो आइडियली हम क्या कर सकते हैं? अब हम ये करेंगे कि एम्ब्रियोलॉजी में देखेंगे कि किस महीने में कौन से अंग का विकास हो रहा है। उस अंग का यदि प्रॉब्लम है, तो उस महीने का जो मासानुमासिक काढ़ा है, जो कल्प उस समय प्रयोग होते हैं, उसका हमें प्रयोग कर देना चाहिए। और इसके बाद आप जो भी मेडिसिन्स दोगे साथ में, वो काम करते हैं। यानी कि जैसे किसी का ऑटिज़्म है, तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, यहाँ तक के काढ़ों का प्रयोग कराइए 1-1 महीना करके और साथ में अपनी जो भी बाकी मेडिसिन्स देनी है, वो आप दो। तो आप देखोगे कि आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। किसी को यदि हृदय रोग हो गया और वो आपके पास आया 60 की उम्र में, क्या हुआ? तो वाल्व खराब हो गया, वाल्व चेंज करना है, हृदय श्रिंक हो रहा है, इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो अब हमें ट्रीटमेंट करना है तो कैसे करेंगे उसका? अब देखेंगे कि हृदय कब निर्माण होता है? चौथे महीने में। तो चौथे महीने में होता है यानी कि चौथे महीने का काढ़ा हमें प्रयोग करना है, क्योंकि हमें हृदय को नया बनाना है। जो काम गर्भावस्था में होना था, उसको हम बूढ़ापे में करना चाह रहे हैं। तो वो कल्प आप दो, उसको केवल वैसा ना समझो कि सुश्रुत का दिमाग खराब था, उन्होंने 9 कल्प लिख डाले हैं। वो कल्प हमेशा काम करते हैं आपको और उसको किस तरीके से आप यूज़ करते हो, युक्ति सीख लोगे आप, तो फिर आपके लिए बहुत सहज हो जाएगा और फिर आप उसमें क्रोमोसोमल डिज़ीज़ हो, जेनेटिकल डिज़ीज़ हो, उससे प्रिवेंशन कर सकते हो। यदि हो गया बीमारी तो उसमें पेशेंट को राहत दे सकते हैं और बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और यदि कंपवात वगैरह केसेस हैं, जो कि खास करके फैमिली में कैरी करते हैं, अल्ज़ाइमर खास करके कैरी करते हैं, डिप्रेशन खास करके करते हैं कैरी, इससे प्रिवेंट करने के भी तरीके आपके पास हैं। और ऐसे भी 1-2 केसेस हुए हैं, जिसमें कि मदर सीवियर डिप्रेशन में है। और सीवियर डिप्रेशन में होने के बाद सौमनस्य नहीं हो रहा है और उन लोगों ने ट्रीटमेंट लिया और बाद में उन्हें पता चला कि भैया ये आयुर्वेद में तरीके हैं जिससे कि इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो डिप्रेशन का, सिज़ोफ्रेनिया का केस जहाँ सौमनस्य बिल्कुल नहीं है, वो मदर क्या समझेगी कि आत्मा और परमात्मा और उस तरह का ध्यान और विधि कुछ नहीं। फिर भी हमारे मेडिसिन्स उस तरीके से काम कर जाते हैं जिसको चला दिया जाता है तो। और बच्चों में वो लक्षण नहीं आते हैं। तो ये हमारे आयुर्वेद का बहुत सुंदर और बहुत खूबसूरती है कि आप इसको यदि यूज़ करते हो, तरीके से समझ के करते हैं, तो आप
उसके उसके बच्चे के, उसके आने वाले पीढ़ी को भी आप सुधार सकते हो, ठीक कर सकते हो। ये आयुर्वेद की खूबसूरती है। और सर, हमारे साथ कई वैद्य हैं, वो भी आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जिन्हें भी प्रश्न पूछना है वो अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। वैद्य शंकर जी, आपने हैंड रेज किया है, आपको अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। Okay, anyone willing to ask can unmute the mic. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जैसे आपने अभी बताया डिप्रेशन का केस है, सिजोफ्रेनिया का केस है। सर मेरी फैमिली में ही है, एज उनका 40 के आसपास हो चुका है सर। उनका मतलब काफ़ी साइकेट्रिक मेडिसिन वगैरह सब चल रही हैं, बट सर वो दिन भर तो सर सीडेट की कंडीशन में रहते हैं, सोते ही रहते हैं। और फैमिली में कोई ना कोई टारगेट बनता है सर, जो अपना गुस्सा जो है वो हर 6 महीने में या अपने फादर पे, अपने मदर पे, भाई पे, भाभी पे, किसी न किसी पे बहुत बुरी तरीके से निकलता है सर। तो सर ऐसे पेशेंट में क्या कर सकते हैं सर? ऐसे पहले सर वो तो जी, हुँ, बताइए, ऐसे बताइए। सर वो ऐसे सर वो पेशेंट बहुत कूल एंड काम रहता है, भीड़ में जाने से बचता है और सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी वाइफ़ के साथ और अपनी बेटी के साथ ही रहना पसंद करता है। दिन भर उन्हीं के साथ रहना पसंद करता है और उनको और कोई एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। बस दवाई खाते हैं टाइम टू टाइम ताकि उनको कंट्रोल में रखा जा सके। उसके बाद भी सर 6 महीने में एग्रवेशन तो आता ही है और दिन भर सर वही सेडेटिव मेडिसिन चलती हैं, तो वो सोते ही रहते हैं पूरे टाइम। और कोई देखिए एक्टिविटी नहीं सर। कई बार क्या होता है कि एक साथ 2 बीमारियों का प्रभाव हमारे बॉडी पे रहता है। जैसे वातज उन्माद के साथ कफज उन्माद का कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ऋतु के अनुसार बॉडी का बिहेवियर चेंज होता है। जब वात का काल आएगा तो पेशेंट बहुत एग्रावेट हो जाएगा, पित्त के काल में बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, कफ के काल में वो बहुत सीडेट हो जाएगा। तो जो भी ये बीमारी है, आप उसका नाम जो भी आप रख लो, उसको 2-3 चीज़ों के आधार पर आप पहले उसको चेक करना स्टार्ट करो। पहला ऑनसेट कब हुआ? उस समय क्या हुआ था? उस समय क्या पारिवारिक क्लेश था, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम था, डर था, भय था? कुछ ऐसा ट्रिगर पॉइंट आपको मिलेगा। जो भी ट्रिगर पॉइंट मिल रहा है, एक उसका ध्यान रखना है। दूसरा उसके बाद पेशेंट का जो ये डिज़ीज़ स्टार्ट हुआ तो पहले कैसा लक्षण था, फिर कैसा हुआ, फिर कैसा हुआ? इससे कैसे-कैसे दोषों का गामित धातु को दूषित करते हुए जा रहा है, ये पैटर्न आपको मिल जाएगा। इसके सर बाद पहल जो हाँ, एग्रावेशन आप देख रहे हो उसमें, वो जी सर। एग्रावेशन क्या कोई पर्टिकुलर मंथ, कोई पर्टिकुलर तिथि, पर्टिकुलर चंद्रमा से संबंधित समय पे क्या एग्रावेट हो रहा है क्या? ऐसा आपको ध्यान देना होगा। ये सब 3-4 पैटर्न को यदि आप प्रॉपरली जज कर लेते हो, तो फिर आप उसको ट्रीट कर पाओगे। और नहीं तो जैसे मॉडर्न में आपकी बहुत सारी मेडिसिन चलती हैं, सेडेटिव चल रही हैं, वैसे यदि आप भी सोच रहे हो कि आयुर्वेद में हम सर्पगंधा दे करके उसको सेडेट कर लेंगे या कुछ ऐसा दे करके सेडेट कर लेंगे, तो वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ ये सारे पिक्चर आपको सेट करने होंगे एक साथ, फिर जाकर के आप उसको ट्रीट कर पाओगे और ट्रीट हो जाएगा। सर बहुत वो लंबे समय का है। हाँ, जी, जी जब बताइए। तक उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया सर तो एकदम बताते हैं कि बहुत नॉर्मल पर्सन थे। सर वो एक्चुअली मेरे जीजा जी ही हैं। तो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट किया, फिर उसके बाद वो बॉम्बे गए। बहुत हाँ, नॉर्मल पर्सन हुआ करते थे और सर बॉम्बे में उनके साथ कुछ बहुत गलत हुआ। लड़कों ने ही उनके साथ कुछ गलत किया, उसके बाद फैमिली बताती है कि उन मैम वो मैम फिर देखिए जी, पहली बात मैम कि जो ये पर्सनल केसेस हैं आपके, आप जी पर्सनली सर, डिस्कस कर लो, ठीक है? क्योंकि जी सर, इतने सारे वैद्य हैं और किसी का एक पेशेंट के बारे में मतलब सुनने का पता नहीं रुचि है या नहीं है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने बताया आपको कि ऑनसेट कैसे हुआ, उस समय कुछ हुआ था क्या? अब ये चीज़ें जी सर, आप ट्रैक करोगे। 1 से जी 2 सर, दिन में आप इन सारे इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लोगे, तो जी आप सर, अब उसका ट्रीटमेंट कर पाओगे और शायद हो सकता है कि महीने दिन के बाद खुद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूँ उनका, क्योंकि आपको 1 महीने के में आप सारी चीज़ें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएँगी, कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या मुझे करना है, कहाँ देव में पासरी लगाना है, कहाँ युक्तिया करना है, कहाँ चिकित्सा देना है, कहाँ काउंसलिंग करना है। वो सारी प्रक्रिया आप शायद 1 महीने के बाद सीख जाओगे और सीख जाओगे तो आप ट्रीट कर पाओगे, वरना मैं हूँ आपको हमेशा गाइड करने के लिए। थैंक यू जी सो सर। मच। थैंक यू सर।
Moving on to the next question. If anyone is willing to ask anything, can please unmute the mic. हेलो हाँ जी, हेलो नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ, ये स्पाइन डिसऑर्डर्स और ये मानस रोग में दैवोपाश्रित चिकित्सा और सत्वाजय चिकित्सा का कैसा रोल है? देव का हर जगह पर रोल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। सत्वा वजह में देखना होता है कि कई बार पेशेंट जो लंबे समय से बीमार है, अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट ले चुका है और उसके बाद उसको यही महसूस हो जाता है कई बार कि ये बीमारी नहीं ठीक होने वाली, मेरे मृत्यु के साथ ही मेरी बीमारी जाने वाली है। तो वैसे कंडीशंस में सत्व वह वजह की आवश्यकता पड़ती है, उसको उसको विल पावर जगाना होता है। औषधि समय से ले, थेरेपी सही से करे, ये सारी चीज़ों के लिए। या 7वां वजह का एक और है कि आपके ट्रीटमेंट में पेशेंट कोऑपरेट करे। जब हम लोग वैद्य के गुण पढ़ते हैं, रोगी के गुण पढ़ते हैं, उसमें रोगी का है ना कि वैद्य को कोऑपरेट करे। तो कई बार लंबे समय तक ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट इतना खींच जाता है, वो ट्रीटमेंट सुनना नहीं चाहता। उसको दवा लेते समय भी मन में आता है पता नहीं काम करे ना करे। वहाँ आपका 7वां वजह काम करता है और वहाँ आपको लाभ होगा। और कई बार क्या होता है कि पेशेंट को एक्चुअली पेन नहीं होता है। एक्चुअली पेन नहीं होता है, उसे जैसे कमर का दर्द हो रहा है मुझे, तो घर वाले मेरे पे अटेंशन दे रहे हैं, तो उसको बार-बार कमर का दर्द स्टार्ट होगा। उसको उसको महसूस होना स्टार्ट होता है। वहाँ कोई पैथोलॉजी नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ, जब कमर का दर्द होता है तो हस्बैंड साथ बैठता है, बच्चे साथ बैठते हैं, घर वाले मेरे को काम करने देते हैं, तो ये भी एक सबकॉन्शियसली ट्रेंड हो जाता है पेशेंट। तो वहाँ क्या है कि आप देखोगे पेशेंट का जो ट्रीटमेंट देने के बाद, डायग्नोसिस कराने के बाद, इन्वेस्टिगेशंस होने के बाद चीज़ें नहीं पकड़ में आ रही हैं, कुछ भी ऐसा आपको दोस्त उससे नहीं मिल रहा है, तो वहाँ 7वां वजह की ज़रूरत पड़ जाती है और इससे फ़ायदे होते हैं। तो इस तरीके से समझना होगा कि बीमारी है, कि केवल मन में बीमारी है और ये जो कमर का दर्द है या आपका चक्कर की प्रॉब्लम है, जैसे चक्कर की आप ले लो, वर्टिगो। पेशेंट अनफ़ेवरेबल कंडीशन में जैसे गया, भीड़ में गया, अननोन लोगों के बीच में गया, उसे चक्कर आ गया। अब बाकी ऐसे घर पे प्रॉपर रह रहा है, परफेक्ट रह रहा है। तो ऐसा क्या है? ऐसा मतलब है कि वहाँ उसका सत्व कमज़ोर हो रहा है, जहाँ उसको फ़ियर फ़ील हो रहा है, वहाँ उसे प्रॉब्लम आ रही है। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको कि ऐसे तो कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे, सब कुछ परेशानी रहेगा, लेकिन अननोन के पास चले गए या कुछ ऐसा इवेंट हुआ, जहाँ पे 10-5 लोग खड़े हो गए, तो उसको डायरिया स्टार्ट हो गया। अब ये क्या है? ये सबकॉन्शियसली माइंड में उसको ये प्रॉब्लम है, उसको फ़ियर है, भयजन्य अतिचार है। तो यदि ऐसा कुछ ट्रैक आपको मिले, तो वहाँ 7वां वजह काम करता है। और बाकी देव व्यापाश्री, युक्ति व्यापाश्री से भी श्रेष्ठ है। यदि आपका उस पे पकड़ है, तो आपकी युक्ति व्यापाश्री की दवाइयाँ भी देव व्यापाश्री की तरह ही काम करती हैं। वो दोनों बहुत अलग-अलग नहीं है, बस देने का तरीका अलग है, यूज़ करने का तरीका अलग है, जो कि आपको समझना होगा। समझ जाओगे तो फिर आप यूज़ कर पाइएगा तो निश्चित आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे। Namaste, sir. नमस्ते। Sir, any evidence-based practice of this kind of sattvas and Daivyapasraya found very much efficacious in the practice? ओके, देखिए अभी तक तो आयुर्वेद में बहुत एविडेंस बेस्ड काम नहीं होता था। अब पिछले कुछ समय से स्टार्ट हुआ है। पर यदि आप इसका एविडेंस देखना चाह रहे हो तो आप अन्य-अन्य शास्त्रों से भी देख सकते हो। जैसे आप फ्रायड को पढ़ते हो, विलियम मैक्मिलियन वुड को पढ़ते हो या जितने भी उधर के साइकियाट्रिस्ट हैं जो आपके वेस्ट के हैं, वो उन्हीं चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो चीज़ें आप कर रहे हो। लेकिन आपके करने का तरीका और आपका शास्त्र का अप्रोच थोड़ा अलग है, बट चीज़ें मिला-जुला के लगभग एक जैसा ही होता है। तो शतवा वजह का आप यदि प्रयोग कैसे करना है, क्या करना है और कौन-सा जगह है, उसके हिसाब से वो चेंज होता है। रही बात देव व्यापाश्रय की, तो देव व्यापाश्रय चिकित्सा जो है, वो वैद्य के गुणों पर निर्भर करता है और बाकी युक्ति व्यापाश्रय का एविडेंस चारों तरफ है और अभी देव व्यापाश्रय पे भी काम होना स्टार्ट हुआ है। हम लोग करना स्टार्ट किए हैं, जैसे-जैसे आपको पेपर पब्लिश होने लगेंगे, आपको मिलने लगेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इदम आगम सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष फल दर्शनात्। आप करना स्टार्ट करो। जब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आप प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको उसके इफ़ेक्ट समझ में आने लगते हैं कि हाँ, ये फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है और फिर आप उसको यूज़ कर पाइएगा।
Anyone else willing to ask anything? नमस्ते सर. नमस्ते. Sir, any guidance toward premature graying of hair? सॉरी, आपकी आवाज क्लियर नहीं हुई, क्या बोले? Sir, premature graying of hair, पालित टिल. सर उस पे पालित्य, क्या विचार? देखिए, बिना जी. पित्त के पालित्य नहीं होता है, तो आपको पहला काम पित्त को ठीक करना होगा. दूसरा कि यदि ये जेनेटिकल है, फैमिली में ट्रेंड हो रहा है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है. तीसरा, जो क्लासिकल गंधक रसायन है, यदि आप मेडिसिन पूछना चाह रहे हो, तो आप उसका यूज करो, कम से कम 6 से 8 महीने, तो आपको ये प्रॉब्लम कम होने लगेगी. लेकिन क्लासिकल गंधक में और जो मार्केट में मिल रहा है गंधक रसायन, दोनों में थोड़ा अंतर है. अंतर क्या है कि जैसे चतुरजात, उसके बाद से आपका आंवला, हरा, बहेड़ा, भृंगराज, इन सबों का उसमें क्वाथ देना है, क्वाथ की भावना लगानी है. अब जो कंपनी बेस है वो क्या करते हैं, सारी द्रव्य एक साथ डालते हैं, एक ही काढ़ा बनाते हैं, उसी की भावना लगा देते हैं. ठीक है. और दूसरा उसमें दिक्कत कहाँ आता है, जो गंधक रसायन है, कि उसमें सीता युक्त करना होता है. शास्त्र में आप देखोगे जितना वो है उतना ही मिश्री मिलाना है. तो मिश्री यदि आप मिला दोगे तो टैबलेट नहीं बन पाएगा, और कंपनी को टैबलेट बनाना है, इसलिए फिर उसमें थोड़ा दिक्कत होता है. तो यदि आप इसको सच में रिवर्स करना चाह रहे हो, तो आप गंधक रसायन प्रयोग करो और क्लासिकल तरीके का आप रेफरेंस बना करके एक बार आप बनाओ और यूज करो. 7 से 8 महीना यूज करोगे तो आपके पालित्य बहुत कम हो जाते हैं. बाकी नारसिम रसायन वगैरह भी अच्छे काम करते हैं बालों को काला करने के लिए, या प्लेन आमल की. अब मैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानता हूँ, क्या दिक्कत आ रही है, किस तरीके से है. कई बार लोगों को जिनको बार बार सर्दी की प्रॉब्लम बनती है, प्रतिश्याय की प्रॉब्लम है, उनको भी बाल पकने लगते हैं. स्ट्रेस भी एक कारण है, और फैमिली हिस्ट्री भी एक कारण है, धूप भी कारण है. तो थोड़ा सा एक बार कारण आप देख लीजिए, पित्त को कम करिए, और साथ में एक रसायन स्टार्ट कर दीजिए, गंधक रसायन और नारसिम रसायन बेस्ट है. नारसिम में भिलावा उसका मुख्य घटक पड़ता है, तो भिलावा सबको साथ में नहीं होता है, तो आप गंधक रसायन का प्रयोग करें और खुद से बना लें, ज़्यादा बेहतर होगा. उसके कल्प बहुत महंगे नहीं हैं, बहुत दुर्लभ नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, और एक बार बनाओगे 6-8 महीना चलेगा, और वो आपको निश्चित ही बहुत बेहतर रिजल्ट देगा. आप उसको करके देखें. जी सर, इसमें शिरोधारा भी कर सकते हैं क्या आप रिवर्स के लिए? देखिए, कर सकते हैं, करने के लिए किया जाता है, लेकिन मैंने बताया कि जहाँ ये आपके बालों का पकने का प्रॉब्लम है ना, ये मुख्य रूप से आपका रक्त धातु, आपका पित्त, इन सभी चीज़ों से प्रभावित होने वाला है. तो शिरोधारा से निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा, मिलता ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलता. वो आपका स्ट्रेस वगैरह कारण है, तो उसको कम कर देता है शिरोधारा, इससे लोगों को रिलीफ होते हैं. लेकिन रसायन यूज़ करना उसके लिए मैंडेटरी हो जाता है, और उसका यूज़ करने पे आप ध्यान दें, तो ज़्यादा जल्दी फ़ायदा होगा. ठीक है? थैंक यू. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Sir, I have one case to discuss. There is one female patient of 45 years old, हुँ, and she had loose trust in everyone, only believes in herself. हुँ, She screams when nobody hears her. हुँ, And sir, this history is since 1 year, and हुँ. she is of Vatsaj and Kaphas Prakriti. Sir, does हुँ. this thing happens due to some hormonal disbalance? नो, ये बीमारी हार्मोनल डिस्टर्बेंस कर सकता है, लेकिन हार्मोन्स के डिस्टर्ब होने से ये बीमारी होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत मतलब बहुत ही कम है. ठीक है? Sir, how to do the correct diagnosis? राइट. सबसे डायग्नोसिस करने का सबसे आसान तरीका इसका है कि पूछो उनसे, पूछने पे नहीं क्लियर होगा, लेकिन उनका फैमिली वालों से पूछो कब से इनमें ये लक्षण दिखने स्टार्ट हुए. उस समय क्या कुछ हुआ था ऐसा, जैसे फीमेल हैं तो हो सकता है कि ब्रेकअप का पार्ट हो, या किसी से लगाव हो और वहां से उनको प्रॉब्लम आई हो, या कुछ ऐसा सिनारियो उनके लाइफ में घटा है क्या. यदि कुछ भी ऐसा है और वो उसके बाद से इनको कंप्लेन स्टार्ट हुए हैं, तो वहां काउंसलिंग पहले, फिर दैव, और फिर आपको ट्रीटमेंट, ये 3 चीजें आपको देनी होंगी, और वहां आपको रिजल्ट आएगा. जैसे पेशेंट को यदि ट्रस्ट खत्म हो गया सब पे, तो एक तरीके से क्या है कि वो अपने आप को इंट्रोवर्ट कर लिया. अब इंट्रोवर्ट यदि किया हुआ है पेशेंट,
तो वहाँ हमें उसकी मतलब कि दुनिया में जो हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, वो ठीक-ठीक समझ उसे नहीं हो पा रही है। उसे लग रहा है कि सब मेरे प्रति कॉन्स्पिरेसी हो रही है या हो रहा है। ये अतत्वाविनिवेश में भी होता है और कई बीमारियों में इस तरह के लक्षण मिलेंगे। अब हमें करना क्या है? हमें वहाँ पे मुख्य रूप से संज्ञा का स्थापन करना है। जो चीज़ें हैं वो ठीक-ठीक दिखाई दे उसे। दुनिया वाले सब उसके प्रति षड्यंत्र नहीं कर रहे हैं। दुनिया में कोई प्यार नहीं करने वाला, ऐसा भी नहीं है। दुनिया में सब बुरे हैं, ऐसा भी नहीं है। दुनिया में सब अच्छे हैं, ये भी नहीं है। तो ठीक-ठीक समझ आए, इसके लिए संज्ञा स्थापन पे आपको काम करना होगा और मुख्य रूप से पहले सिनेरियो पकड़ना होगा कि ये बीमारी उनको ऑनसेट हुई तो उस समय क्या सिचुएशन था। यदि आप उसे पकड़ लेते हो, हेतु पकड़ते हो, तो आपके पास लक्षण के रूप में बीमारी है। उसे देख कर के फिर आप औषध का चयन करोगे तो फ़ायदा होगा। ठीक है? Okay, thank you, sir. इसी से संबंधित एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। देख कई बार क्या होता है कि पेशेंट आपके पास आया इस तरह का उदास, ठीक है? या समझ कम हो गया है, जैसे लोग बोलते हैं बड़ी भूल रहे हैं या आजकल बहुत केयरलेस हो गए हैं या बच्चा है तो ऑटिज़्म हो गया है, ऐसा। अब आया, अब हम लोग क्या करते हैं जैसे स्वर्ण ब्राह्मी वटी वगैरह प्रिस्क्राइब करती हैं। स्वर्ण ब्राह्मी वटी क्या करता है? संज्ञा स्थापन करेगा। तो संज्ञा स्थापन होगा और यदि ज़्यादा लंबे समय तक चला जाएगा तो कई बार पेशेंट हाइपर एक्टिव हो जाता है। बच्चा है, ऑटिज़्म का पेशेंट है, वो हाइपर एक्टिव हो गया क्योंकि संज्ञा स्थापन तो हो रहा है, ब्रेन के अंदर फंक्शन तो चल रहा है बट वो उसकी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई। तो ये भी ध्यान देना है। इसीलिए वहाँ पे रजत जटामांसी योग वगैरह बहुत अच्छे काम करते हैं कल, आप प्रयोग कर सकती हैं। बट ये थोड़ा-सा एक बार प्रक्रिया देख लीजिए, फिर औषधि का चयन कर लिया जाएगा और पेशेंट रिवर्स हो जाता है। Okay, thank you, sir. सर हमारे साथ एक वैद्य दुर्गा जी हैं, वो पुणे से हैं। उनका एक क्वेश्चन है कि जो 19 से हमारी न्यूरोस्पाइन की एडवांस वर्कशॉप शुरू होने वाली है, तो उसमें क्या सभी शिरो रोग कवर होने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने बेसिक जो न्यूरोस्पाइन की और साइकिक डिसऑर्डर की ऑलरेडी वर्कशॉप हो चुकी है, वो अटेंड किया है। तो व्हाट कैन शी एक्सपेक्ट इन दिस न्यू एंड एडवांस वर्कशॉप? देखिए, जो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, उसमें था कि अतत्वाविनिवेश को कैसे समझें, अपस्मार को कैसे समझें या जो बेसिक डिजीज़ थे उसके बारे में पढ़ा। लेकिन जब वो वैद्य प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया और लगभग 1 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब उन्हें ज़रूरत है कि जो चीज़ें वो नहीं अब ट्रीट कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जब पेशेंट जो स्टूडेंट हैं वो कॉल करते भी हैं कि सर ये वाला केस में क्या करना है, ये वाला केस में क्या करना है। एक तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले। दूसरा कि अब सिरोरोग में हम लोग साइकिक से थोड़े फिजियोलॉजी की तरफ चलेंगे, थोड़े न्यूरोलॉजी की तरफ चलेंगे। यानी कि मन से बीमारी, अब मन और शरीर दोनों के बीच का जो संबंध है, जैसे आप अब यदि पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो और प्रैक्टिस आपको करते 1 साल हो गया, तो अब आप माइग्रेन पहले ट्रीट करते थे, तो अब धीरे-धीरे माइग्रेन के साथ डिप्रेशन, डिप्रेशन के साथ अल्जाइमर, अल्जाइमर के साथ सिज़ोफ्रेनिया, उसके बाद से पार्किंसन और इस सर्वाइकल डायस्टोनिया, इस तरह की बीमारी जो एडवांस हैं सब। क्योंकि जैसे-जैसे आपका ख्याति बढ़ेगा, वैसे-वैसे आपके पास पेशेंट बढ़ेंगे। पेशेंट बढ़ेंगे तो जटिल बीमारियाँ आने लगेंगी। इन जटिल बीमारियों पर आयुर्वेद का कैसे अप्रोच हो, फिर उसका पूरा-पूरा औसत स्कंध कैसे होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें, यानी जो पहले वाला है वो तो रिकेप में थोड़ा बहुत कवर हो ही जाएगा। लेकिन जो आगे बीमारियाँ उनको मिल रही हैं, जो कि पिछले क्लासेस में डिस्कस नहीं हुआ है और जो अब बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं बीमारी, उन सबों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और सिरोरोग लगभग मैंने प्रयास किया है कि जो भी जनरली देखने को मिलते हैं एक वैद्य को और जो थोड़े से रेयर डिज़ीज़ हैं उसको, दोनों को ही मैंने कवर करने का प्रयास किया है इसमें। तो सिरोरोग पूरे के पूरे ही लगभग कवर होंगे इसमें और ऐसा ही प्रयास है, इसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है? थैंक यू सर। आई होप दुर्गा जी को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। एनीवन एल्स विथ एनी मोर क्वेश्चन? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। जी, बोला जाए। हाँ सर, ये एक मेरे पास केस है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर का। एक हुँ, 23 ओल्ड ईयर की पेशेंट है। तो वो हुँ, उसका टिपिकल प्रेजेंटेशन ये है सर कि जब वो सोती है, घर में रहती है, मतलब जैसे रात को सोएगी तो सोते समय उसको ये इसके सीजर्स आते हैं। दिन में वो सब ठीक रहती है, सब कुछ ठीक रहता है, बाहर भी ठीक रहती है। और हुँ। तो मैंने ये जो इसी तरह से जैसे आपने अभी बात की कि मैथ्यू और उस पे काम करने का ट्राई किया, तो उसको मतलब इम्प्रूवमेंट तो आ रहा है। पर फिर भी ये जो प्रेजेंटेशन है इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ स्पेसिफिकली सोते समय किस तरह से प्रेजेंटेशन आ रहा है। क्या इस पे थोड़ा आप मुझे अ, गाइड?
आप उसका एक बार कृमि की हिस्ट्री देख लेना, ठीक है? जी जी क्योंकि कई बार क्या होता है, सिरोगत कृमि में भी ये लक्षण आते हैं। जब पेशेंट रेस्टिंग मोड में जाएगा तो उसको सीजर आने जी लगते हैं या वो सीधा जी सूल स्टार्ट हो जाता है। एक बार उसे देख लें और इसे देखने के बाद आप अपामार्ग तंडुल का प्रदमन जो है वो आप कराएं या जी विडंग का कराएं प्रयोग। और फिर आप जी जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जैसा भी आपका डायग्नोसिस है, हमें लगता है कि जी वो आपके पास क्लियर पिक्चर आ जाएगा ये 2 जी कल्प का प्रयोग करने के बाद। तीसरा क्या है कि उसमें अभ्यंग, जैसे सिरोभ्यंग कराते हैं हम लोग। तो सिरोभ्यंग कैसे करते हैं कि 1 या 2 चम्मच, 5 या 10 ml हमने तेल लिया, माथे पे लगाया और अभ्यंग कर लिया, ठीक है? इसमें जब सीजर का केस है या कोई जीर्ण बात रहती है जो हमारे ब्रेन के न्यूरोलॉजी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो वहां हमें जब करना होगा तो इतना तेल का प्रयोग वहां पे करना था, कम से कम 100 ml तेल का प्रयोग करना है। थोड़ा-थोड़ा करके लगाते-लगाते उसको मसाज करते रहना है और लगाते रहना है। इस तरीके से आप 100-100 ml कराओगे, तब वो जो ऑयल है वो कंठ तालुगत आता है, यहाँ कंठ तक आता है और फिर वो अपना जो खव है, गूढ़ता है वो हटाता है, जो वात के लक्षण है वो वहाँ से रिमूव होते हैं और फिर पेशेंट को लाभ होने लगता है। तो फैमिली में आप ये करा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास त्वचा भी भ्राजक पित्त का स्थान है, इसके थ्रू भी मेडिसिन देनी है, तो अभ्यंग के थ्रू आप दें। एक बार नस्य का प्रयोग करें और ये जो मैंने कृमि के बारे में बताया उसके बारे में एक बार जी आप डिटेल में देख लें। हो सकता है, हमें जहाँ तक उम्मीद है कि कृमि या फिर आपका जीर्ण बात हो, इन्हीं 2 कंडीशंस में आपको ये प्रॉब्लम मिलेंगे, दोनों में से कोई ना कोई होगा, ठीक है? जी सर, इसमें शोधन का भी सोच सकते हैं? अभी ना सोचें, पहले जी एक बार कृमि का देख लें, विचार कर लें। कृमि होगा तो नस्य वगैरह देना होगा। यदि एमआरआई वगैरह उसका होगा, अब देखिए ऐसा तो नहीं कि न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस वगैरह कुछ ऐसा डेवलप हो रहा हो या हुआ हो। यदि जी वैसा होगा तो फिर उसमें अस्थि मज्जा पाचक और कृमि की चिकित्सा आप स्टार्ट करें तो आपको रिजल्ट आएंगे, ठीक है? और थैंक दूसरी बात, जब आप जी नस्य दें, जैसे हमारे यहाँ है ना कि ये 8 बूंद नस्य देना है या 10 बूंद नस्य देना है, शास्त्रोक्त जो भी हम कल्प यूज कर रहे हैं, तो जी वो बूंद उंगली वाले हैं, उंगली वाले प्रमाण है। यदि आप ड्रॉपर यूज करते हैं तो उसको गुणे 3 कर लें। यदि 5 बूंद देना है तो 15 बूंद दें। 15, क्योंकि वो ड्रॉपर के बूंद छोटे होते हैं, उंगली के बूंद बड़े होते हैं। तो उसको इस तरीके से आप देंगे, जैसे आपको सपोर्टेड देना है 16 बूंद, तो आपने 16 बूंद दिया। हो सकता है 8 बूंद के बाद कंठ में आ गया तेल, तो आप उसको बोलोगे आप थूक दीजिए, फिर वापस से स्टार्ट करो। इस तरीके से करेंगे तो शमन होगा, लेकिन स्टार्टिंग में शोधन की तरफ ना जाएं। आप पहले उसको समन करके देखें, प्रदमन से बात बन जानी चाहिए और फिर आवश्यकता लगे तो बस्ती चिकित्सा तो है ही त्रिमर्मी अध्याय का। थैंक यू सर नमस्कार। नमस्ते। अरे एक ऑप्टिक नर्व एलोपैथी में उन्होंने डायग्नोस किया है कि CSF प्रेशर है, पेशेंट का हेडेक ज़्यादा है और एलोपैथी वालों ने उनको 60 mg तक ओमनाकॉर्टिल जैसे मतलब ये बेटनिसोल ये चला रखे हैं। वो जैसे जैसे डाउन करते हैं पेशेंट का वापस जैसे ही वो बंद करते हैं पेशेंट माइंड पे प्रेशर ऐसा मतलब अच्छा महसूस नहीं करता। ओके, मुख्य रूप से ये जो बीमारी है ये रक्त और पित्त से संबंधित होता है, ठीक है? जी रक्त पित्तग्न कल्प जो है अपने वो यूज करें और साथ में वीरेशन कराने का प्रयास करें और जो आपका चंदा प्रभा बटी है उसको अड़ुसा या काढ़ा के साथ देना स्टार्ट करें। तो उसका जो जी ऑप्टिक नर्व का ये जो प्रॉब्लम आ रहा है वो कम हो जाएगा, लेकिन एक क्लासिकल वीरेशन की आवश्यकता है, एक रक्त मोक्षण की आवश्यकता है। ये 2 काम पहले रक्त मोक्षण, पहले 1 से 2 दिन घृतपान करा लें, उसका से रक्त मोक्षण। पहले आमावस्था देख लें, आम है कि निराम है। यदि जी निराम है तो 2 से 3 दिन घृतपान कराएं, फिर एक रक्त मोक्षण करें, उसके बाद आप वीरेशन पे उनको ले लें, प्रॉपर स्नेहपान करा के वीरेशन करा लें। जब वीरेशन हो जाता है तो उसके बाद से आप संसर्जन कम करें, रक्त पित्त योग चालू करें, इससे पेशेंट को फायदा हो जाएगा। और जीवनत्यादि घृत, महातिक्त घृत, इन दोनों में से कोई विकल्प आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। इसी को सर ये ऑटोनोमिक वो बोल रहे हैं ऑटोनोमिक वो डिजीज। ऑटो इम्यून बोल रहे होंगे, हाँ उससे आप ऑटोनोमिक। मत घबराइए, उससे आप मत घबराइए। सोरायसिस भी ऑटो इम्यून है, तो क्या हो गया? जी जोर जी तो होता जी ही है ना, यस। जोर तो होता ही है। देखिए, दूसरे के विज्ञान में क्या असाध्य है उससे नहीं मतलब है, हमें देखना है कि हमारे लिए वो क्या है। वरना उनका, जैसे कई बार उनका प्रिस्क्रिप्शन आ गया बीमारी है असाध्य, तो होता क्या है दिक्कत से हम लोग तो वही कर रहे हैं कि आजकल जैसे पेशेंट आए हमारे पास और उनको कोई डायग्नोसिस बना है, जी सपोजेड पेशेंट एम्स में जाकर दिखाया, एक डायग्नोसिस बन गया। अब एम्स का बना हुआ डायग्नोसिस को पैन इंडिया का कोई डॉक्टर चैलेंज नहीं करता है, वो जो लिखती है उसी के हिसाब से दवा को आगे पीछे करके चलाता है। पर जी हमारा इतना इंडिविजुअल साइंस है
कि हम लोग उसमें फिर अपना विचार लगाते हैं, फिर अपने तरीके से देखते हैं और होता है ठीक। अब न्यूरोपैथी वगैरह सब अच्छे तरीके से ठीक होता है। और आप एक बार देखना उसको, जो केन्या के राष्ट्रपति की बेटी थी, वो आँख से अंधी जी। हो गई थी। उसका इलाज जर्मनी में हुआ, चाइना हुआ, कहाँ हुआ, अंत में इंडिया आई और ठीक हो गया आयुर्वेद से। हाँ, बिल्कुल तो आप सर। समझो ना कि उनका अनक्यूरेबल हमारे यहाँ के लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए बस ठीक है, हो जाएगा। बस भरोसा रखो आयुर्वेद पे और काम करिए, ठीक है? ओके, रिजल्ट आ थैंक्स। जाएगा। थैंक यू। I hope we are done with question and answer session. So that's it for today. I hope आप सभी के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे और काफी कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। तो जो भी लोग एडवांस वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप में लिंक है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। और कोई भी क्वेरी हो तो आप उसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जरूर एड्रेस किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड इतना समय निकालने के लिए। और सर आपके लिए तो मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर, फिर से हम सबके लिए इतना समय निकालने के लिए।